ज्योति अपनी ननद नैना की शादी के लिए अब लड़की देखना शुरू कर देती है, क्योंकि अब नैना की शादी की उम्र हो रही थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति का पति प्रतीक नैना की शादी के लिए एक लड़की की फोटो लेकर आता है। अपनी माँ और अपनी पत्नी को फोटो दिखाते हुए प्रतीक कहता है, माँ, मैंने नैना के लिए लड़का देखा है, आप लोग बताओ कैसा लगा आपको? लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर बात बन जाए तो जोड़ी भी अच्छी लगेगी। बहू, मेरे बेटे की पसंद कभी खराब हुई है क्या जो आज होगी? तुझे भी तो वही पसंद करके लाया था ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुझसे अच्छी बहू कोई हो सकती है मेरे घर के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इससे अच्छी पत्नी मुझे दूसरी मिल ही नहीं सकती। बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो ये मिली। बस करिए, आप लोगों को तो सिर्फ मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, जिसने आज तक कभी भी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। रोकते भी कैसे? आज तक तुमने कोई ऐसा काम किया है जो गलत हो? अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि जिसके लिए आप ये फोटो लेकर आए हैं उसे दिखाए कि नहीं? अगर उसे पसंद होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये काम करेगा कौन? अगर उसे शादी की बात की तो वो रोने लग जाएगी। ज्योति, ये तुम्हें ही करना होगा। बात करनी तो पड़ेगी ही ना। अब हमारी बच्ची है, जब तक हम सामने से जाकर उससे बात नहीं करेंगे तब तक तो बात शुरू ही नहीं हो पाएगी। और आप उसके भाई हो, भाई होने का फर्ज निभाओ और बहन की दिल की बात पता करो। अगर आपसे कोई बात नहीं हो रही है तो मुझे बताओ, मैं करती हूँ। हाँ, ये सही है। तुम्हारी ननद से काफी अच्छी बनती है। तो एक काम करो, फोटो ले जाओ और दिखा दो उसे। ज्योति नैना के कमरे में जाती है। नैना अपनी भाभी को अपने कमरे में ऐसे चुपचाप आता देखकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे चुपचाप वापस क्यों जा रही थी आकर? मुझसे कुछ काम था क्या आपको? हाँ, काम तो था। तुम्हें एक लड़के की फोटो दिखानी थी। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। प्रतीक और माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें फोटो दिखाने की। लेकिन क्यों भाभी, मैं उन लोगों को खा जाती क्या? नहीं नहीं, तुम उन्हें खा नहीं जाती, बस फोटो देखकर इतना रोती कि हमारे पूरे घर में बाढ़ ही आ जाती। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आप लोग तो चाहते ही हैं कि मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर से ही चली जाऊं और आप लोगों को मुझसे आजादी मिल जाए। मैं बोझ हूँ ना आप लोगों के लिए? नहीं नैना, तुम बोझ नहीं हो। इस दुनिया की रीत है, हर लड़की को शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। मैं भी तो आई थी शादी करके यहाँ, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करके किसी और के घर जाना ही है। लेकिन भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, लेकिन एक बार लड़के की फोटो देख लो, ठीक लगे तो मिल लो। अगर तुम्हें नहीं पसंद होगा तो मैं खुद ये शादी के लिए मना कर दूंगी। भाभी, अब तक आपने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है जो अब सोचोगे, और मुझे आपके फैसले से एतराज नहीं है। अपनी भाभी के समझाने पर नैना मान जाती है और हाँ कर देती है। ज्योति ये खुशखबरी बाहर सभी को देती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि नैना ज्योति की बात कभी नहीं टालेगी, और देखो वही हुआ। लेकिन प्रतीक जी, मैंने नैना को वादा किया है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं हुआ तो वो शादी के लिए मना कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की बात तो तभी आगे बढ़ेगी जब वो तैयार होगी, वरना नहीं। प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है बहू। हम तेरी लाडली ननद की शादी बिना उसकी मर्जी से नहीं करेंगे। आप खुश? जी माँ जी। ठीक है, तो कल मैं उस लड़के को बुला लेता हूँ। एक बार नैना को वो पसंद आ जाए और हाँ कर दे, फिर सारी परेशानी खत्म। हाँ बेटा, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके एक और बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, बस बात बन जाए। अगले ही दिन लड़का नितेश अपनी माँ माला के साथ प्रतीक के घर जाता है। बता बेटा, तुझे लड़की पसंद है या नहीं, तभी मैं आगे बात करूं। माँ, कोई बेवकूफ ही होगा जिसे इतनी सुंदर लड़की पसंद नहीं आएगी। मुझे लड़की पसंद है, आप बात को आगे बढ़ाओ। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। माँ, दूसरे घर तो ताना वाना छोड़ दो, बात करो शादी की। मुझे ताना घर चल के मार लेना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं प्रतीक बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मेरे लड़के को आपकी लड़की बहुत पसंद है, बस आप अपनी राय बताइए। भैया, मुझे भी लड़का पसंद है, आप बात आगे बढ़ा दीजिए। पक्का तू दिल से कह रही है ना? कोई दबाव तो नहीं है ना तुझ पे? नहीं भैया, सच में मुझे लड़का पसंद है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपकी खुशी के लिए हाँ कर रही हूँ तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का जो पसंद किया है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? नैना को भी लड़का काफी पसंद है
और उन लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें भी पसंद है हमारी नैना। तो मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और आगे की बात बढ़ा देनी चाहिए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी लाडली नैना की अब शादी तय हो गई थी। नैना भी काफी खुश थी। शादी की तारीख तय हो जाती है और अब घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों बाद सब लोग बैठे होते हैं तो नैना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी खा लीजिए मेरी ननद के हाथों की बनी हुई 4 कचौरियाँ। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी ननद की आखिरी रसोई है और अतरंगी भी। अब कुछ दिनों में मेरी ननद ससुराल वाली हो जाएगी, तब कहाँ मिलेगी इसके हाथ का कुछ भी खाने को। ज्योति ऐसा क्यों कह रही हो? कचौरियाँ और चाय तो मिलेंगी इसके हाथों की, लेकिन हमें नहीं, इसके ससुराल वालों को। हम तो बस याद करेंगे। माँ, भैया और भाभी को समझाइए ना, कब से मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपने ससुराल से कभी वापस ही नहीं आऊंगी। क्यों, तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? बेचारी इतने प्यार से सबके लिए कचौरियाँ बनाकर लाई है, उसे खाने की जगह बातें बनाने में लगे हुए हो। माँ जी हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आज नहीं तो कल ननद जी विदा हो जाएंगे, तब उनकी ये अतरंगी रसोई हमें कहाँ देखने को मिलेगी और ना ही खाने को कुछ मिलेगा। जब देखो ससुराल ससुराल, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरी प्यारी ननद, अरे तुम ससुराल चली जाओगी तो क्या हम सबको भूल जाओगी? ऐसा थोड़ी होगा, तब भी तुम हमारी लाडली रहोगी। और रही बात शादी ना करने की, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं भी ऐसा सोचती तो हम दोनों कभी मिल भी पाते? भाभी, आप सही कह रही हो, लेकिन आप लोग मुझे ऐसे परेशान मत करो। वैसे ही मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और आप सब मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मुझे और अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद नैना रसोई में अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि उसका हाथ जल गया था। नैना की रोने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ जाते हैं और नैना को ऐसे उदास देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी प्रतीक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और उसका इलाज करवाता है। देखिए, वैसे मैंने इन्हें दवा पानी तो दे दी है, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा ही जल गया है, तो इसे ठीक होने में समय तो लगेगा। तब तक ये कोई काम ना ही करे तो ही अच्छा होगा। इन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जी डॉक्टर, आपने जो भी बोला है मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगा और इसे कोई काम करने नहीं दूंगा। वही अच्छा भी होगा, वरना अगर इन्होंने कोई काम करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी नैना के जले हाथ को देखकर बहुत परेशान थे। तभी नैना बोलती है, भाभी, आप बहुत ताने मार रही थी ना मुझे, मेरी ननद की आखिरी रसोई, मेरी ननद की आखिरी रसोई। देखिए, सच में हो गई ना मेरी आखिरी रसोई। ज्योति को अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है। मजाक में कही गई बात कभी भी सच हो जाती है। गोपी अपने परिवार के साथ मदनपुर गांव में रहती थी। गोपी एक गरीब घर की लड़की थी और उसकी देवरानी अमीर घर की, जिसके चलते उसकी सास और मिला दोनों के बीच में मतभेद किया करती। एक दिन सुबह के समय वो आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी, तभी उर्मिला वहाँ आती है। बहू तो अभी तक बर्तन ही धो रही है, तो फिर खाना कब बनाएगी? यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है। माँ जी, मैं बर्तन धोकर घर में झाड़ू पोछा करके बस खाना ही बनाने जाऊंगी। अच्छा, पहले तो अपना सारा काम खत्म करेगी, उसके बाद खाना बनाएगी। तब तक मैं भूखी रहूं? पागल समझ रखा है क्या मुझे? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब बोला? आप गलत समझ रही हो मुझे। ये सही गलत मुझे बाद में बताना, अभी ये सब समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भूख लगी है, पहले जाकर मेरे लिए खाना बना। पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ से करम फुटी मिल गई, जो तुझ जैसी गरीब लड़की को बहू बनाया मैंने। माँ जी, अब गुस्सा मत करिए, मैं पहले खाना बना देती हूँ, बाद में सारे काम कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, खाना बनाकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस घर में तो मेरा कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रखे। उर्मिला अपनी बड़ी बहू को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी उसकी छोटी बहू मीरा चमचमाती साड़ी और जेवर से लदी हुई उनके पास आती है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपकी सेवा करने के लिए। बड़ों की सेवा करने में बहुत पुण्य मिलता है। हाय मेरी छोटी बहू, तू कितनी अच्छी है और कितनी ज्ञान से भरी हुई है। तेरी आवाज, तेरा रंग रूप सब कितना सुंदर है, कोई भी देखकर मन मोहित हो जाए। सच में माँ जी, मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। माँ जी, आपकी नजर मुझे कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आप मेरी माँ हैं।
और बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। लेकिन आप वादा करिए, आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं कहेंगी कि इस घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है छोटी बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि मेरे घर में मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अपनी सास का ये दोगला बर्ताव देखकर गोपी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले घर के अंदर निकल जाती है। कुछ देर के बाद में गोपी के रसोई में पहुंचने से पहले ही मीरा वहां पर पहुंच चुकी थी और सब्जियों की टोकरी को हाथों में उठाकर अपने आप से कहती है, माँ जी को इतनी जोर से भूख लगी है, अगर माँ जी को थोड़ी देर में खाना नहीं मिला तो वो बड़ी भाभी का क्या हाल करेंगी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती हैं। और बड़ी भाभी समय से खाना बना नहीं पाएंगी क्योंकि सब्जी तो सारी मैं लेकर जा रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि बड़ी भाभी बिना सब्जी के खाना कैसे बनाएंगी। हाय राम जी, सारी की सारी सब्जियां कहाँ चली गई? सुबह तो मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ यहाँ आलू ही रखे हैं। बाकी सब्जियां कहाँ गायब हो गई? अब मैं सिर्फ आलू का क्या बनाऊं? लेकिन बिना बनाए गुजारा भी तो नहीं होगा क्योंकि सबको भूख लगी है। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। गोपी इतना कहकर गैस पर खिचड़ी चढ़ा देती है। जैसे तैसे करके वो सबके लिए खिचड़ी बनाती है और एक थाली में परोसकर सबसे पहले एक साधु के पास लेकर जाती है। खिचड़ी खाकर साधु बोलता है, बेटी तुम रोज यहाँ खाना लेकर क्यों आती हो? तुम्हारी सेवा भाव के कारण मुझ साधु को दोनों समय का भोजन मिल जाता है। साधु महाराज, ये सब बस आपकी ही देन है। आखिर तुम कब तक मेरी ऐसे सेवा करती रहोगी? कब तक मुझे खाना खिलाओगी? साधु महाराज, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं जिंदा हूँ, तब तक आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगी। गोपी साधु को खाना खिलाकर घर वापस आ जाती है और अपने सभी घर वालों के लिए खाना लगाकर उन्हें आवाज देकर बुलाती है। थोड़ी देर के बाद में सब वहाँ आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी गोपी का पति राम उससे बोलता है, आज तुमने खिचड़ी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। बड़े दिनों से ना मन कर रहा था कि मैं खिचड़ी खाऊं, वो भी अचार के साथ। और हाँ, तुम्हारे हाथ में ना जादू है, जादू। सच में खा के मजा आ गया। हाँ बड़ी बहू, खाने में तो सच में बहुत ज्यादा ही स्वाद है। जितनी मुझे भूख लगी थी उतना ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। वैसे एक बात तो है, मेरे बहू के हाथों के खाने में तो जादू है, जादू। मेरा पासा तो उल्टा ही पड़ गया। मुझे लगा था बिना सब्जी के ये कुछ नहीं बना पाएंगी, लेकिन बड़ी भाभी ने तो खिचड़ी बनाकर सबका दिल जीत लिया। कल बताऊंगी इनको तो। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गोपी फिर से खाना बनाकर जब तक साधु को देने जाती, उतनी देर में मीरा वहाँ आकर सब्जी में बहुत सारा तेल डालकर वहाँ से गायब हो जाती और गोपी के आते ही अपनी सास को लेकर वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी, जरा कढ़ाई की तरफ देखिए, तेल तो पानी की तरह बह रहा है। इस तरह से बड़ी भाभी अच्छा खाना बनाती हैं। बहू, ये 4 दिन का तेल एक ही दिन में इस्तेमाल करके हमें सड़क पे लाने का इरादा है क्या तेरा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मैं ये ना बकरी की तरह मैं मत किया कर। आगे से इस चीज का ध्यान रखियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उर्मिला अपनी बहू को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मीरा की लगातार कोशिशों के बाद भी वो गोपी को घर से बाहर नहीं निकलवा पाती। एक दिन फिर से गोपी जैसे ही रसोई से खाना बनाकर हटती है, मीरा रसोई में जाकर उसके खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। थोड़ी देर के बाद गोपी वही खाना लेकर साधु के पास जाती है। साधु जैसे ही खाना खाता है, तेज नमक के कारण उसका मुंह बन जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपने खाना खाते ही ऐसा मुंह क्यों बना लिया? अरे बेटा, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। साधु महाराज, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। कुछ दिनों से पता नहीं कैसे कभी मेरा खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी तेल। मेरी सास मुझे बहुत सुनाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। साधु अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों द्वारा सब कुछ देख लेता है कि कैसे उसकी देवरानी उसके पीठ पीछे से उसका सारा खाना खराब कर देती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसे एक जादुई मसाला देते हुए बोलता है, ये देखो बेटी, ये एक जादुई मसाला है। भोजन बनाने के बाद इसकी एक गांठ भोजन के अंदर डाल देना। उसके बाद तुम्हारा खाना अति स्वादिष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई कुछ नहीं सुना पाएगा। आप सच कह रहे हो साधु महाराज? अरे बिटिया, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जाओ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। गोपी जादुई मसाले को लेकर घर आती है
और उसे अपने खाने में मिलाकर सबको खाने को देती है और मीरा फिर नाकामयाब हो जाती है। अगले दिन फिर गोपी जैसे ही खाना बनाकर तैयारी करती है, तभी उसे साधु की बात याद आती है और वो अपने आप से बोलती है, खाना बाहर ले जाने से पहले मुझे इसमें अपना जादुई मसाला मिलाना चाहिए, ताकि अगर खाने में कोई गड़बड़ हो तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये सब बड़ी भाभी के जादुई मसाले का कमाल है। इन्हें तो अब मैं बताऊंगी। बस करिए आप लोग, सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ, अगर मौका मिले तो। इसमें मौके वाली क्या बात है? एक काम करो, कल का सारा खाना तुम ही बना लो। हाँ छोटी बहू, राम बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। कल का सारा खाना तुम बनाओगी और दिखा दो सबको कि मेरी छोटी बहू किसी से कम नहीं है। अगले दिन मीरा जैसी तैसी करके सबके लिए खाना बनाती है और गोपी की बात सुनकर वो उसके जादुई मसाले की बहुत सारी गांठ खाने के अंदर डाल देती है और अपने आप से बोलती है, बड़ी भाभी एक गांठ डालती है जिससे उनके खाने में इतना स्वाद आ जाता है। मैंने तो इतनी सारी गांठ डाल दी है, मेरे खाने का स्वाद उनके खाने से भी अच्छा होगा। मीरा खाना लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही सभी खाना खाते हैं तो मिर्ची के कारण उनके कान नाक से धुआं निकलने लगता है और उर्मिला चिल्लाते हुए कहती, छोटी बहू, ये खाना है या जहर? ले जा इसे मेरे आगे से और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ये सब गरीब बहू के जादुई मसाले का कमाल है, उसी कारण हमारी ये हालत हुई है। बहुत जलन हो रही है माँ जी। तू ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा, मुझे दिखाई मत दे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अपनी चालबाजी और जलन के चक्कर में मीरा का किया हुआ उसी के ऊपर भारी पड़ता है। गोपी की जगह उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। सुजाता सुबह सुबह हॉल में बैठी मटर छील रही होती है, तभी सुजाता की बहू रश्मि का वहाँ आना होता है। माँ जी, मैं ये सब कर लूंगी, आप क्यों मटर छीलने बैठ गई? अरे बहू, मैंने तो सोचा तेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इसीलिए छिलने बैठ गई। चल, तू कहती है तो नहीं छिलती मैं ये मटर। तू एक कप चाय बना ला। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट, मैं अभी बना लाई आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अब रश्मि किचन में जाती है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देती है और 5 मिनट के अंदर ही अपनी सास के लिए चाय बना कर ले आती है। माँ जी जल्दी लीजिए चाय, बहुत गर्म है, मुझे और भी काम है। अरे बहू, क्या बात है, तू तो समय से भी आगे चलती है। मैंने तुझे चाय बनाने को कहा, तू तो चाय भी ले आई। वैसे चाय में उबाल तो आई थी ना? हाँ माँ जी, आप पी कर देखिए, आपको अच्छी लगे तो मैं और दूसरी बना दूंगी चाय। अब सुजाता चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है। इधर रश्मि किचन में अपना फ्रिज से मटर निकालती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। और तो और रश्मि का खाना कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो घर के कामों में लगती है। बहू, खाना बन गया? हाँ माँ जी, वो तो कब का ही हो गया। आपको या पापा जी को भूख लगी हो तो खा लीजिए। अरे बहू, मैं तो तेरी इस फुर्ती की दीवानी हो चुकी हूँ। क्या काम कर दिए इतनी जल्दी, तो आज तक मैंने पानी नहीं उबाला होगा। माँ जी, मुझे शुरू से ही जल्दी काम करने की आदत है और मेरी माँ तो इससे बहुत जल्दी काम करती है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें कोई नुक्स निकाल दे। समधन जी को मैंने खूब काम करते देखा है। बहू, चल तू काम कर ले, मैं थोड़ा शांति से मिलकर आती हूँ। हाँ माँ जी, अभी तो ढेर सारे कपड़े भी हैं धोने के लिए। सुजाता अब अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और इधर रश्मि कामों में लगी होती है और सुजाता शांति से कहती है, अरे शांति, क्या कर रही है? अब तक तेरे घर का काम नहीं हुआ क्या? अरे तेरी बहू है तो बड़ी ही कामचोर है। मेरी बहू को देख, अब तक उसने खाना तो क्या, घर का काम भी निपटा दिया है। तेरी फुर्तीली बहू की तो बात ही कुछ और है। वैसे मेरी भी बहुएं भी अच्छा काम करती हैं। मैं तो कहती हूँ तू अपनी बहू को मेरी बहू के पास फुर्ती में खाना बनाने के लिए भेज दे, कुछ तो सीख ही जाएंगी। देख सुजाता, तेरी बहू चाहे कैसा भी काम करती हो, लेकिन मैंने कभी तेरे घर जाकर तेरी बहू के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा, तो तू मेरी बहू को क्यों ताने मार रही है? अरे तू तो खामखाई बुरा मान गई। चल अभी एक कप चाय ही पिला दे, घर आए मेहमान से चाय पानी भी नहीं पूछ सकती है क्या तू? अरे रुक, अभी बनवा देती हूँ चाय, बहू को कहकर। बहू, 2 कप चाय लेकर आना। अब सुजाता और शांति हॉल में बैठे बातें करने लगते हैं और जब काफी समय तक चाय नहीं आती तो सुजाता शांति से कहती है, शांति, मैं चलती हूँ, चाय रहने दे। इतनी देर में तो मेरी बहू चाय क्या खाना बना लेती। फिर से कह रही हूँ, अपनी बहू को बोल कि थोड़ा फुर्ती में काम करे। ऐसे काम करेगी तो घर आए मेहमान भी भूखे ही चले जाएंगे।
अरे सुजाता, तू तो जानती ही है कि घर में कितना काम हो जाता है। ला ही रही होगी बहू। सुजाता अब शांति को लिए अपने घर आती है तो वो शांति को घर दिखाते हुए कहती है, देख रही है मेरा घर कितना चमक रहा है। भले ही बहू जल्दी जल्दी काम करती हो, लेकिन सफाई एक नंबर करती है। सच में तेरे घर का काम 9 बजे तक हो जाता है और यहाँ देख कि मेरी बहू से अभी तक चाय तक नहीं बनी। चल बैठ बहू। अरे ओ बहू, 2 कप चाय तो ले आ। जी माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। अब रश्मि किचन में जाती है और अपना पसंदीदा फ्रोजन तरीका अपनाकर उसका पाउडर बनाकर उसकी चाय बनाकर अपनी सास सुजाता और शांति को देती है। बहू, तूने इतनी जल्दी चाय बना ली? क्या बात है बहू, ऐसा लग रहा है कि तूने कोई जादू कर दिया हो बस। अरे काकी, अब तो जल्दी में काम करने की बस आदत सी हो गई है। बहू, उस दिन जो तूने समोसा तैयार किए थे ना, वो बना देती तो चाय पीने का मजा ही आ जाता। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ। अब रश्मि किचन में जाती है और पैकेट वाले समोसे तल देती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी सास और पड़ोसन के सामने परोस देती है। अरे बहू, तेरी इन्हीं फुर्ती में काम करने की वजह से पूरे मोहल्ले वाले मेरी खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बहू हो तो सुजाता की बहू जैसी हो। अरे बहू, एकदम गजब समोसे बनाए हैं तूने। जरा इसकी रेसिपी मुझे भी बता दे, मैं भी अपनी बहुओं को कहूँगी कि सुजाता की बहू जैसा समोसा बनाए। काकी, अभी तो आप समोसे खाओ, समोसे की रेसिपी मैं खुद आपको लिख कर दे दूंगी। शांति भी अब सुजाता की बहू से खुश हो जाती है और जब वो घर जाती है तो अपनी बहुओं को ताने देना शुरू कर देती है। अरे ओ बहू, कहाँ रह गई तू? जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। ये लीजिए माँ जी पानी। आपके लिए जो चाय बनाई थी वो पड़ी ही रह गई। आप कहाँ चली गई थी? अरे जितनी देर में तू पानी लेकर आएगी उतनी देर में तो सुजाता की बहू चाय समोसे सब बना लाएगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें तुझसे कोई काम ही नहीं होता। माँ जी, लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाने का मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं रश्मि भाभी के पास जरूर जाऊंगी, ये सीखने की फुर्ती में खाना कैसे बनता है। ये सब मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अब कल तू भी जाकर देख लियो कि सुजाता की बहू कितनी फुर्ती से काम करती है और खाना भी बनाती है। इधर रश्मि को घर के कामों में ही समय लगता है, लेकिन वो भी वक्त से पहले कर लेती थी और अपने फ्रोजन खाने से अपना पेट भी भर लेती थी, जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी और सुजाता को घर के काम और खाना समय पर भी मिल रहा था, तो उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। और फ्रोजन फ्रूट भी रश्मि खुद ही मार्केट से लाया करती थी। सुजाता तो अपनी बहू से बहुत खुश थी, लेकिन एक रोज शांति की बहू काजल रश्मि से फुर्ती में खाना बनाना सीखने आती है। काकी, रश्मि भाभी हैं क्या? मुझे माँ जी ने भेजा है कि मैं उनसे जल्दी खाना बनाना सीख लूं। अरे मेरी बहू किचन में ही है। बहू, अरे बहू देख तो कौन आया है। शांति की बहू काजल आई है, काजल। काकी, मैं ही किचन में चली जाती हूँ, भाभी को क्यों ही परेशान करना। अब काजल किचन में जाती है तो देखती है रश्मि खाना बना रही है, लेकिन मटर पैकेट वाले हैं, भिंडी और ब्रोकली सब पैकेट में हैं। भाभी, ये ब्रोकली और भिंडी का तो सीजन ही नहीं है, ये तो फ्रोजन फूड है। हाँ, मैं जल्दी खाना बनाने के लिए फ्रोजन फूड का सहारा लेती हूँ, और तो और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और झटपट बन जाता है। माँ जी कैसे कह रही थी कि रश्मि भाभी में इतनी फुर्ती है कि वो जल्दी खाना बना लेती हैं, बल्कि वो जो इस्तेमाल करती हैं मुझे नहीं लगता माँ जी और काकी को पता भी होगा। चलो तो आज सुजाता काकी को सच से रूबरू करवा ही दिया जाए। अब जब काजल हॉल में जाती है तो उसे सुजाता के साथ अपनी सास शांति भी दिख जाती है। अरे माँ जी, अच्छा हुआ कि आप भी यही हैं। वो मैं आपको भाभी के फ्रोजन फूड के बारे में बताने आई थी, जिस कारण वो झटपट खाना बनाने के बाद घर का काम कर लेती हैं और उन्हें फ्रोजन फूड पसंद भी तो है। ये क्या होता है फॉरेन फूड? मेरे भी पल्ले कुछ न पड़ रहा है कि आखिर बहू क्या कह रही है। काजल ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपनी सास और पड़ोसन शांति को फ्रोजन फ्रूट का मतलब समझाती है, जिस पर सुजाता अपनी बहू से कहती है, तो इस वजह से तेरा काम जल्दी हो गया था। जो भी है बहू, लेकिन तूने मुझे धोखे में रखा है। माँ जी, समय तो उतना ही लगता है, लेकिन मेरी आदत है जल्दी काम करने की, और बता दूं, मुझे ये बहुत पसंद है। बहू, ये सब ना जाने कब के होते होंगे, और तो और इसमें केमिकल भी यूज होता ही होगा। बहू, अब तक तो मैं इससे अनजान थी, तूने बना लिया अब तक, लेकिन अब आगे ये नहीं बनना चाहिए।
सुजाता के लिए भले ही रश्मि फ्रोजन फ्रूट्स का इस्तेमाल न करती हो, लेकिन अपने लिए वो फ्रोजन फ्रूट्स ही बनाती थी और अपनी सास के लाख मना करने के बाद भी वो अपनी आदत में बदलाव नहीं ला पा रही थी। स्वाति को जैसे ही अपने भाई की शादी के बारे में पता चलता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। स्वाति को उदास देखकर उसकी सास रमा आती है। क्या हुआ बहू? कब से देख रही हूँ मैं। जब से तूने अपनी माँ से बात की है तब से ही तेरा मुंह बना हुआ है। क्या हुआ? कुछ बताएगी हमें? कुछ कहा क्या तेरी माँ ने? वहाँ सब ठीक तो है ना बहू? माँ, वहाँ क्या होना है, वहाँ पर सब ठीक ही है। जब सब ठीक ही है तो तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? देख बहू, मैं तुझसे बार बार नहीं पूछने वाली हूँ। जो मैं तुझे पूछ रही हूँ वो तू बता दे, और अगर नहीं बताना चाहती तो साफ साफ मना कर दे। माँ, आप ही बताओ कि मैं मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? मेरे भाई की शादी होने वाली है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। तू इसको लेकर उदास क्यों बैठी है? अरे तेरे तो भाई की शादी होने वाली है। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अपने मायके की खुशी में तू रंग में भंग क्यों डाल रही है? क्यों मुंह लटका कर बैठी है? माँ जी, आपको मेरे मायके की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी। बहू, मुझे तेरी और तेरे मायके दोनों की पड़ी है। तेरे भाई की शादी उसी लड़की से हो रही है ना जिसकी हमें तस्वीर दिखाई थी। लड़की तो बहुत सुंदर है, परिवार भी काफी अच्छा है, और क्या चाहिए तुझे? माँ जी, मेरे मना करने के बाद भी मेरे भाई की शादी उन लोगों ने ठंड में रखी है। अब आप ही बताओ, इतनी ठंड में कैसे तैयार हो जाऊंगी मैं शादी में? और आपको पता है मुझे कितना मन था भाई की शादी में। बहू, तूने इसलिए मुंह बनाया है कि तेरे भाई की शादी ठंड में हो रही है? तू इसलिए उदास बैठी है क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, अब आप खुद बताओ, शादी क्या बार बार होती है? नहीं ना। अब जब एक ही बार होनी है मेरे भाई की शादी, तो क्या मैं उसमें भी तैयार ना हूँ, ऐसे ही जाऊँ? तो तुझे किसने मना किया है तैयार होने के लिए? तुझे जितना मन हो तैयार होने का, जैसे मन हो तू वैसे ही हो जाइयो। मैं तो खुद बोल रही हूँ ना, तू अपने भाई की शादी में लहंगा पहन लियो। माँ जी, इस ठंड में तो मुझे इतने मोटे मोटे कंबल जैसे स्वेटर भी कम पड़ जाते हैं, तो फिर मैं अपने भाई की ही शादी में लहंगा पहनकर कैसे रहूंगी? ठंड में कांपते हुए मर जाऊंगी मैं तो। बहू, इतना अच्छा मौका है और तू कैसे अपशगुन वाली बातें कर रही है? अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। माँ जी, मेरे मायके वाले शादी का कार्ड देने आएंगे तो उनसे आप ही बात करना और मेरी तरफ से मना भी कर देना। बोलना कि हम लोग शादी में नहीं आ सकते, मुझे नहीं जाना शादी में। बहू, तू क्या पागल हो गई है? बस इतनी सी बात को लेकर शादी में नहीं जाएगी? अरे ये तो तेरे सगे भाई की शादी है, और अपने ही भाई की शादी में तू नहीं जाएगी तो सबको कैसा लगेगा? कभी सोचा है तूने? माँ जी, अभी फिलहाल तो मुझे सबकी नहीं, अपनी ही पड़ी है। मेरा भी बहुत मन है शादी में जाने का, लेकिन इतनी ठंड में मैं तो शादी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। स्वाति अपनी सास को साफ मना कर देती है शादी में जाने के लिए, और जब ये बात स्वाति के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्वाति मानने को तैयार नहीं थी, तो स्वाति के पति विजय उसके लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी को लेकर आता है। ये देखो स्वाति, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी साड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा ये बताओ, ये वाली साड़ी तुम कौन सी रस्म में पहनोगी? तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। देखो कितनी अच्छी है ना ये। हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं शादी में जाऊंगी ही नहीं। तुम्हारी ये साड़ी धरी की धरी रह जाएगी। ये क्या बेकार सी जिद लगा के बैठ गई हो तुम? अरे तुमने अपने भाई से बात की थी ना, वो तुम्हें कितना मना रहा था। हमारी ना सही तो कम से कम अपने भाई की बात तो मान लो। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे बैकलेस ब्लाउज पहनना था, लेकिन जब मैं वो सब कपड़े पहन ही नहीं सकती हूँ तो क्या फायदा शादी में जाने का? माँ, मैं तो इसे समझा रहा था कि ये मेरी बात को मान ले। जब ये तेरी ही बात नहीं मान रही है तो मेरी बात क्या खाक मानेगी? अरे ये नहीं जाएगी तो हमें ही बोलेंगे ना सारे कि अपनी बहू को सगे भाई की शादी में जाने नहीं दिया। माँ जी, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा मेरे आने या ना आने से। तभी तो देखो ठंड में शादी रखी है ताकि मैं आ ही ना पाऊँ। पता है ना मेरे मायके वालों को मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही बर्दाश्त होती है, तभी तो इस ठिठुरने वाली ठंड में शादी रखी है। तुम्हें ना अपने आगे कोई भी नहीं दिखता है, उन्होंने जानकर थोड़ी ना ऐसा किया है। क्या पता यही मुहूर्त निकला हो और दूसरा कोई मुहूर्त अच्छा सा होगा ही नहीं उनके पास। तो ठीक है ना,
मुहूर्त को ही बैठा ले मेरी जगह शादी में, क्योंकि मैं तो जाने नहीं वाली। स्वाति को सबने बहुत मना किया, लेकिन स्वाति अपनी ही बात पर अड़ी रही। इसलिए स्वाति की सास स्वाति की माँ अनीता और भाई दीपक को बुला लेती है। बहन जी, आपको तो पता ही है आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। हम तो उसे समझाते समझाते थक गए, अब हमारी बातें तो मान नहीं रही। अब आप ही कुछ समझाओ इसे। स्वाति बेटा, देख ना, सब लोग तुझे कितना मना रहे हैं, अब तो मान जा। तू ही नहीं आएगी अपने भाई की शादी में तो बहन वाली रस्में कौन करेगा? कोई दूसरी है क्या दीपक की बहन? माँ, जब मैं दीपक की बहन हूँ तो मेरे बारे में क्यों किसी ने नहीं सोचा? आप लोगों ने ठंड में शादी रखी है तो आप लोग ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। अब क्या तुझे अपने भाई से प्यार नहीं है जो तू मेरी शादी में नहीं आएगी? मैं तो तैयार हूँ शादी में आने के लिए, लेकिन तुम ही शायद मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहते। अगर बुलाना चाहते तो अब तक कुछ ना कुछ कर ही लेते ना। स्वाति की इस जिद को देखकर अनीता और दीपक लड़की वालों से बात करके शादी का वेन्यू बदलवा देता है और दीपक बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर स्वाति के घर जाता है। तुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि मेरी बहन नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी, इसलिए हमने सबसे महंगे बैंकेट में शादी रखवाई। और हाँ, हीटर भी लगवाया वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल भी तुझे ठंड नहीं लगेगी। अब तो तू आएगी ना शादी में मेरे? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहो तो अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस बैंकेट में तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और देखो, तुम्हारे लिए ना कितना अच्छा लहंगा भी लाया हूँ मैं। अब तो मैं शादी में जरूर जाऊंगी। तू बस अब मेरी शादी में आ जा। इसके लिए ना मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अब तो हो गया ना तेरा, शादी में आ रही है ना तू, या फिर कोई और बहाना बनाएगी? नहीं भैया, अब तो मैं जरूर आऊंगी। मैं तो बस इसलिए ही रुकी थी कि कोई कुछ ऐसा करे जिसे मैं मना ना कर पाऊँ शादी में आने के लिए। आखिरकार मेरे इकलौते भाई की शादी जो है। स्वाति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी वजह से शादी में काफी बदलाव हो जाते हैं। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और जिस दिन बारात निकल रही थी उस समय स्वाति को माता आ जाती है और ये देखकर अनीता और रमा दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, बारात निकलने को कुछ ही देर बचे हैं और यहाँ इसे माता हो गई। माता में तो कहीं बाहर भी नहीं जाते, अभी कैसे जाएगी कहीं? माँ जी, मुझे नहीं पता मेरे भाई की शादी है और अपने भाई की शादी में मैं ही ना जाऊँ अच्छा थोड़ी लगेगा। एक रात की ही तो बात है, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। हमारे में इसे अच्छा नहीं मानते और खुद को देख रही है ना, पूरे शरीर में दाने हो रहे हैं। ये शरीर लेकर जाएगी तो अपने भाई की शादी में? माँ जी, शादी बार बार थोड़ी होती है। मुझे बहुत मन है जाने का, जाने दो ना। बहुत कलेश मचाया था ना, मैं शादी में नहीं आऊंगी, मैं शादी में नहीं आऊंगी। देख, अब शायद भगवान ही नहीं चाहते कि तू अपने भाई की शादी में आए। अब तू घर पर ही आराम कर और वीडियो में देखिए अपने भाई की शादी। वैसे भी तुझे ठंड में शादी में जाने में कितनी परेशानी थी ना, अब आराम कर घर पर ही। स्वाति की बात आखिरकार सच हो जाती है और वो अपने ही भाई की शादी में नहीं जा पाती। ये बात है बीती रात की, जब विक्रम और शिफाली क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा दी थी। ड्रिंक के नशे में दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। जिसके कुछ देर बाद दोनों विक्रम के घर थे और उसके बाद शिफाली विक्रम को किस करती है और उसके करीब आने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शिफाली सो रही थी और विक्रम खुद से कहता है, सच में आज कितनी हंसी रात थी। आज से पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जितना सोचा था, शेफाली तो उससे ज्यादा एक्टिव लड़की निकली। मुझे इतने मजे आज से पहले कभी नहीं आए। विक्रम शिफाली के बारे में सोच रहा था कि तभी शिफाली अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत प्यारे सी आवाज में विक्रम को विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जान। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ आ गई। कितनी हंसी रात थी ना जब हमने साथ समय बिताया। तुम्हें तो मैं पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकता हूँ। तुम बहुत सॉफ्ट हो, टेडी की तरह। अच्छा जी, नॉटी बॉय। अब शिफाली उठ जाती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो विक्रम उसे रोक लेता है और उसका हाथ थाम लेता है। कहाँ जा रही हो जान? वॉशरूम बेबी। अकेले अकेले? तो साथ में चलो फिर। अब दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में फिर से खो जाते हैं और एक होते हैं। उस दिन शाम को विक्रम अपने ऑफिस से निकल रहा था
तो उसे शिफाली की कही हुई बात याद आती है। शिफाली ने विक्रम से सुबह कहा था कि शाम को घर वापस आते हुए केक लेते आना। तो विक्रम उसके लिए केक खरीदने केक शॉप में जाता है और शॉप में जाते ही वो शॉपकीपर को देखता है तो शॉपकीपर से मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो, मुझे ना डार्क फॉरेस्ट केक चाहिए। जी अभी ला कर देता हूँ। विक्रम अब शॉप से केक लेकर अपने घर आता है। शिफाली केक देखकर बहुत खुश होती है कि विक्रम कितना केयरिंग है और वो खुशी से विक्रम के गले लग जाती है और उसे बोलती है, थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हें नहीं पता मेरा केक खाने का कितना दिल कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसलिए तो लेकर आया हूँ। शिफाली खुश होते हुए केक को कट करती है, विक्रम को भी खिलाती है। विक्रम भी शिफाली के साथ केक खाता है। केक खाकर शिफाली विक्रम से कहती है, वाओ यार कितना टेस्टी केक है ये, सच में मजा आ गया। हाँ सच में बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया। बेबी तुम कल मेरे लिए एक और केक ले आओगे? मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा। पहले इसे तो खत्म करो मेरी जान, कल फिर से लेकर आ जाऊंगा। बेबी ये तो बस अभी खत्म हो जाएगा, तो कल ले आओगे ना? हाँ ले आऊंगा। अब दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में केक खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विक्रम अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो शिफाली को फिर से केक खाने की तलब लगती है और वो उसे रिमाइंड करवाती है कि शाम को वो ऑफिस से आते हुए केक जरूर लाए। लेकिन उसके जाने के बाद शिफाली से शाम का इंतजार नहीं होता तो वो दिन में ही विक्रम को कॉल करके उससे कहती है, बेबी तुम कब आओगे? यार अभी तो 3 ही बजे हैं, शाम तक रुक जाओ। नहीं रुका जा रहा मुझसे, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो ना, उस केक शॉप का एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। ठीक है मैं करता हूँ। अब विक्रम शिफाली को एड्रेस सेंड कर देता है। शिफाली खुद ही शॉप पर जाती है और जब वो वहाँ जाती है तो एक हैंडसम से लड़के को देखती है जिसे देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिसे देखकर अब शिफाली के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर अपनी अदा के साथ उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे केक चाहिए। हाँ जी जरूर मिलेगा, बताइए कौन सा चाहिए? ब्लैक फॉरेस्ट। जी अभी लेकर आया। यार कितना अच्छा दिखता है, ये कितना हैंडसम है, ऐसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तू ये क्या सोच रही है शिफाली? तू किसी और से प्यार करती है? अब शिफाली वहाँ खड़ी खुद से बातें कर रही थी कि उसके पास वो शॉपकीपर खुद चलकर आता है और उससे बोलता है, ये लीजिए मैम आपका केक। थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव, आई एम संजीव। शिफाली, नाइस टू मीट यू। सेम हियर मैम। आप मुझे मैं मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सॉरी शिफाली जी। ओनली शिफाली। अब शिफाली उस दिन के बाद से अक्सर संजीव से छुप छुप कर मिला करती और अब उसे उसकी आदत होने लगी थी और इस वजह से वो विक्रम से दूर भी होती जा रही थी। विक्रम उससे कुछ कहता तो वो पलटकर जवाब तक नहीं देती और उसे इग्नोर करती। एक दिन ऐसे ही विक्रम उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है और उसे देता हुआ कहता है, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिफाली विक्रम की लाई हुई ड्रेस को ढंग से देखती तक नहीं और नापसंद कर देती है और उसे जवाब देती है, कितनी गंदी ड्रेस है ये, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर तुम्हें तो ये डिजाइन अच्छा लगता था ना, अब क्या हुआ? देखो वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरत और पसंद भी बदल जाती है। इसका मतलब तो तुम मुझे भी बदल दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ पर तुम खुद भी तो समझदार हो ही। शिफाली की बातों को सुनकर विक्रम को बहुत ठेस पहुंचती है और उसका दिल टूट जाता है। वो उससे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। कर अब शिफाली को भी गिल्ट होता है और वो खुद से कहती है, मुझे शायद विक्रम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको कितना बुरा लग गया होगा ना आज मेरी बातों का। पर मैं क्या करूं, मैं विक्रम से प्यार ही नहीं करती, राजीव से करती हूँ मैं प्यार। ये बात मैं विक्रम को कैसे समझाऊं? चलो अभी तो उसे सोने देती हूँ, कल उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह के समय जब विक्रम उठता है तो शिफाली उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, पर विक्रम भी अब उसकी तरफ देखता नहीं क्योंकि वो नाराज था। वो उठकर बाहर जाता है। शिफाली से ये सहन नहीं होता और वो विक्रम को पीछे से गले लगाने लगती है। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर? मैं नहीं कर रहा तुम्हें, तुम मुझे कर रही हो, वो भी बहुत दिनों से। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करती रहोगी। प्लीज हाँ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं अब तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ठीक है जाओ, खुश रहो। शिफाली अब अपना घर छोड़कर चली जाती है और संजीव के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 4 साल का समय बीतता है। विक्रम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था
और सारी पुरानी यादों को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो किसी और का नहीं, शिफाली का था। वो लिखती है कि वो शादी कर रही है, वो भी संजीव के साथ। ये जानकर विक्रम को बहुत जलन महसूस होती है और बुरा लगता है। इतनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था, पर अब विक्रम टूट जाता है। लेकिन अब वो सीधे तरीके से नहीं बल्कि मैकेनिक बनकर उसके घर में लाइट लगाने के बहाने जाता है और उसकी शादी की तैयारियां भी करवाता है। देखते देखते शादी का दिन आता है। उस दिन विक्रम अपनी पहचान सबके सामने लेकर आता है। उसे देखकर शिफाली चौंक जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो ना, उसे रोकने के लिए आया हूँ मैं। लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा मैं। फिर विक्रम अपने और शेफाली के रिलेशन के बारे में सबको बताता है। शेफाली ने उसके साथ क्या क्या किया ये भी बताता है। ये बातें सुनकर संजीव उससे शादी करने से मना कर देता है। शेफाली बीच मंडप पर रुस्वा हो जाती है और विक्रम उससे कहता है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारी ही क्यों न रहना पड़े। फिर शेफाली वहाँ से चली जाती है और अब वो ये शहर भी छोड़ देती है। ऐसे विक्रम और शेफाली ना कभी एक दूसरे के हो पाते हैं और ना ही किसी और के। लेकिन बाद में विक्रम को अपने किए का पछतावा होता है कि उसने शेफाली का बसता हुआ घर ही उजाड़ दिया।